व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डिकोड स्टोरीज। आज हम लोग जिस मूवी को डिकोड करेंगे उसका नाम है डायरी ऑफ जून। ये एक साउथ कोरियन ड्रामा मिस्ट्री मूवी है जो 2005 में आई थी। इस मूवी में हम देखते हैं कैसे एक ही स्कूल में एक के बाद एक स्टूडेंट का मर्डर होता है, मगर वो किलर कौन है जो उनको मार रहा था और स्टूडेंट को मारने के पीछे उसका मकसद क्या था, जिसे जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 एंड 86% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। ये मूवी हमें एक बहुत ही अच्छी मैसेज देके जाती है जो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें और आप वीडियो रिलेटेड एंड मूवी रिलेटेड कुछ भी सजेशन देना चाहे तो उसे कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हमें एक स्कूल के लड़के को दिखाते हुए जो किसी से बचते हुए रोड पे भाग रहा था, मगर लड़का दौड़ते दौड़ते इतना थक चुका था कि उसमें और भागने की ताकत नहीं बची। वहीं उसे काफी चोट भी लगी थी। तभी हम एक येलो कोट वाले को देखते हैं जो उस लड़के को पीछे से आके पकड़ लेता है और उसको एक चाकू से बेरहमी से मार डालता है। जिस लड़के का मर्डर हुआ था उसका नाम था इनवू। अब इतने लोगों के सामने मर्डर हुआ है तो इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही, इसीलिए वहाँ के दो डिटेक्टिव किम एंड जयोंग को इस मर्डर को सॉल्व करने दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं उस मर्डर को हुए 2 दिन बीत चुके थे, जहाँ डिटेक्टिव को फिर से एक बिल्डिंग के सामने से और एक लड़के कैंग की बॉडी मिलती है। उन्हें वहाँ किसी तरह के हाथापाई होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता, तो डिटेक्टिव मान लेते हैं शायद लड़के ने किसी वजह से सुसाइड किया होगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है जिस लड़के ने सुसाइड किया है और जिसका मर्डर हुआ है दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और तो और दोनों की क्लास भी सेम, तो ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगती है। इसलिए किम एंड जियोंग उस स्कूल में जाते हैं और स्कूल के टीचर से दोनों के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ टीचर उन्हें बताता है वो दोनों स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, ये भी कि दोनों क्लास में फर्स्ट और सेकंड आते। जियोंग सोचती है इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि कैंग ने खराब मार्क्स और पेरेंट्स के पढ़ाई के प्रेशर में आके सुसाइड किया है। आगे जियोंग टीचर से पूछती है ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में कोई स्टूडेंट उसको हैरास करता था और उसी से तंग आके उसने सुसाइड किया हो, जिसमें टीचर्स उन्हें कहते हैं उसे ऐसा नहीं लगता कि कोई उन्हें हैरास करता होगा। इधर डिटेक्टिव को अब तक ये भी नहीं पता चला था उसके दोस्त का मर्डर किसने किया और क्यों। एक ही स्कूल और सेम क्लास के 2 लड़के की मौत उन्हें किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रही। वहीं उन्हें एक दिन एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कैंग के ऑटोप्सी करने के बाद डॉक्टर को उसके पेट से एक कैप्सूल मिला है, इसलिए डिटेक्टिव तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें उस कैप्सूल से एक डायरी के पेज का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा था जुलाई 13 को उसने इनवू का मर्डर किया है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव्स अपने हेडक्वार्टर में होते हैं, जहां किम जेयोंग को बताता है कि शायद कैंग एक साइको था, इसीलिए वो हर बार स्कूल में सेकंड आने के कारण से इनवू से जलता था। शायद ऐसा भी हो सकता है इसी गुस्से में आके उसने अपने दोस्त को मार डाला, मगर जेयोंग कहती है उसे ऐसा नहीं लगता। पहले वो इतने लोगों के सामने अपने दोस्त को मार देता है तो फिर बाद में उसने क्यों सुसाइड कर ली। वहीं वो ऐसा क्यों करेगा कि एक नोट लिखेगा अपने किए हुए मर्डर के बारे में और उसे खुद ही निगल लेगा, जबकि वो तो उस नोट को मर्डर वाले स्पॉट में कहीं भी रख सकता। फिलहाल तो नोट वाले बात की पुष्टि करने के लिए जियोंग एंड किम फिर से लड़के के स्कूल जाते हैं और कैंग के नोटबुक से उस पेज के टुकड़े का हैंडराइटिंग मैच करते हैं, जहां वो देखते हैं दोनों हैंडराइटिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है जियोंग ने जो अंदाजा लगाया था वो सही था। कैंग ने मर्डर नहीं किया और तो और शायद दोनों का ही मर्डर हुआ है और ये काम शायद किसी सीरियल किलर का है जो मर्डर करने के बाद अपना एक पैटर्न छोड़ता है। ये सुन के किम कहता है अगर उनको कैंग के बॉडी से नोट मिला है इसका मतलब है उन्हें इनवू के पास से भी कुछ न कुछ मिलेगा। इसीलिए उसी रात डिटेक्टिव्स सीधे वहां से हॉस्पिटल जाते हैं और फिर से इनवू के बॉडी को अच्छे से देखते हैं, जहां उसके पेट से भी उन्हें पहले की तरह वैसे ही एक कैप्सूल के अंदर एक नोट मिलता है। इसमें लिखा था जून 15 को मैंने कैंग का मर्डर किया और ऐसा दिखाने की कोशिश किया कि वो एक सुसाइड लगे। इसे देख उन्हें अंदाजा हो गया था सेम स्कूल और सेम क्लास के 2 स्टूडेंट का मर्डर हुआ है। इससे ये तो साफ है जो भी किलर है वो उन्हीं के स्कूल का कोई होगा जो इन बच्चों से किसी तरह का कोई रिवेंज ले रहा है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देखते हैं जो अपने घर में होती है। वहाँ हमें पता चलता है उसकी सिस्टर के मौत के बाद उसका नेफ्यू उसी के साथ रहता था जिसका नाम था जूना एंड कोइंसिडेंटली जूना भी उसी स्कूल में पढ़ता था। तो जियोंग उसे कैजुअली पूछती है क्या वो मर्डर वाले उन दोनों स्टूडेंट को जानता था, लेकिन वो कहता है वो
उनको नहीं जानता। अब की बार डिटेक्टिव स्कूल में जाते हैं और उन्हीं विक्टिम के क्लास में जाके सब स्टूडेंट को अपनी अपनी कॉपी निकालने को कहते हैं, जिससे वो उस डायरी के पेज के साथ सबका हैंडराइटिंग मैच कर सके और उन्हें पता चले कि उस डायरी को किसने लिखा है। लेकिन उस क्लास में किसी भी स्टूडेंट का उस पेज के साथ हैंडराइटिंग मैच नहीं करता। जहां किम जेयोंग को कहता है क्लास में मौजूद उसने सभी स्टूडेंट का हैंडराइटिंग चेक किया, लेकिन किसी का भी हैंडराइटिंग उस डायरी के पेज के साथ मैच नहीं हुआ। शायद ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी अलग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हो, या उसने अभी इस स्कूल को छोड़ दिया है और किसी अलग स्कूल में एडमिशन लिया हो। जिसे सुन के जियोंग टीचर को उन्हीं स्टूडेंट का भी नोटबुक लाने बोलती है जिसने हाल फिलहाल में उस स्कूल को छोड़ा हो। वहीं टीचर लेफ्ट हुए कुछ स्टूडेंट की नोटबुक भी उन्हें ला के देते हैं। देन गेस व्हाट, उनमें से एक स्टूडेंट का हैंडराइटिंग उस डायरी से मैच कर जाता है। उस स्टूडेंट का नाम था जिनमो। लेकिन जब डिटेक्टिव जिनमो के बारे में टीचर से पूछते हैं तो उसका नाम सुन के उस टीचर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दरअसल जिस लड़के की हैंडराइटिंग मैच हुई थी उस लड़के का मौत 1 महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में हुआ है। आगे जियोंग टीचर से पूछती है क्या उसे लड़के के पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता है। जहां टीचर उन्हें बताता है उसने सुना था कि लड़के के फादर का बिजनेस में कुछ लॉस हुआ। इसके बाद वो अपने वाइफ और बेटे को छोड़ के कहीं भाग गया और शायद अभी उसकी मदर वहीं पे डोंगसन बोल के एक हॉस्पिटल में काम करती है एंड उसकी मदर का नाम है मारिया। जिसे सुन के तुरंत जियोंग उसकी मदर से मिलने उसी हॉस्पिटल में जाती है और वहीं किम स्कूल में रह के एक एक करके स्टूडेंट से उस लड़के के बारे में पूछताछ करने लगता है। जहां किम को एक स्टूडेंट से पता चलता है जिनमो बहुत ही इंट्रोवर्ट था, जिसके चलते उसका स्कूल में कोई दोस्त तक नहीं था। वहीं एक दूसरे स्टूडेंट किम को बताता है उसे पता है उस डायरी के बारे में, लेकिन वो एक शर्त पे उसको ये सब बोलेगा, अगर वो उसे अभी एक सिगरेट दे। पहले तो किम उस स्टूडेंट के डेयरिंग को देखता है और बाद में उसकी इस बात पे अच्छे से कुटाई करता है। आगे किम उससे पूछता है क्या उसने उसका डायरी पढ़ा था। लड़का कहता है उसने उसका पूरा डायरी नहीं पढ़ा, मगर उसने आज 17 जून का एक एंट्री देखा था कि आज वो किसी को मारने वाला था। जिसे सुन के किम उसे पूछता है क्या उसे पता है उसने किस स्टूडेंट को मारने का बात लिखा था। जिससे वो स्टूडेंट बताता है उसने लड़के का नाम नहीं देखा, लेकिन ये जरूर देखा जिनमो ने उस लड़के को डोंगसन हॉस्पिटल में मारने की बात लिखी थी। आगे किम टीचर से भी कंफर्म हो जाता है उनके क्लास का एक स्टूडेंट आज तबीयत खराब होने से एब्सेंट है। जिसे सुन के किम तुरंत जेयोंग को कॉल करता है जो उसी हॉस्पिटल में मौजूद थी। वहीं हम देखते हैं अचानक जेयोंग को उसी हॉस्पिटल में बहुत दिनों के बाद अपनी बचपन की दोस्त मिलती है और वो अपनी दोस्त से बात कर ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग होता है। जहां किम उसे बताता है कि आज उसी हॉस्पिटल में और एक स्टूडेंट का मर्डर होने वाला है जो अभी इमरजेंसी वार्ड में है। इसीलिए जियोंग तुरंत अपने दोस्त को बाय बोल के इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागती है, मगर वो जब तक पहुंचे उससे पहले ही उस लड़के की मौत हो चुका था। अब स्टूडेंट की मौत से पूरा शक जिनमो की मदर मारिया पे जाता है, लेकिन क्यों उसकी मदर इन स्टूडेंट को मार रही थी जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे पुलिस अब मारिया को पकड़ने उसके घर में जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता। और जब सारे पुलिस उसके घर की तलाशी ले रहे होते हैं तभी वहाँ उन्हें एक डायरी मिलती है, लेकिन उसी डायरी के एक पेज में लिखा हुआ था जून में वो 6 जन का मर्डर करेगा। वहीं हम देखते हैं उस घर में एक पेंटिंग था जिसे देख जियोंग काफी सैड हो जाती है। वहीं उसी रात जियोंग जब घर में होती है तो उसे जूना की टीचर फोन करके बताती है कि आजकल जूना क्लास बहुत एब्सेंट करता है। जिसे सुन के वो और भी गुस्सा हो जाती है और जब जूना घर आता है उसे बहुत डांटने लगती है। तभी हम जान पाते हैं जूना और उसके आंटी के बीच रिलेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि जियोंग कभी भी उसे टाइम नहीं दे पाती, इसलिए वो हमेशा अपने आप को अकेला पाता। वहीं जूना ग्रेफिटी आर्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी आंटी ये सब पसंद नहीं करती थी। आगे जब डिटेक्टिव पुलिस हेडक्वार्टर में होते हैं उनके सुपीरियर उन्हें जल्द से जल्द मारिया के रिलेटिव्स और दोस्तों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहते हैं, जिनमें से एक पुलिस कहता है उन्हें अभी तक उसका कोई भी रिलेटिव्स का इंफॉर्मेशन नहीं मिला, यहाँ तक कि वो जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ भी उसकी कोई दोस्त नहीं। तो सुपीरियर उन्हें मारिया को जल्द से जल्द ढूंढने को कहते हैं, क्योंकि अभी बाकी बचे 3 स्टूडेंट की जान खतरे में थी, जहाँ उन्हें उस स्टूडेंट का नाम तक नहीं पता जो शायद उसी डायरी के आखिरी 3 पेज में लिखा था। वहीं जियोंग वहाँ भी चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी जियोंग कहती है उसका असली नाम मारिया नहीं यूनी है। दरअसल यूनी वही है जिसे हमने जियोंग के साथ हॉस्पिटल में देखा था। वही जो पेंटिंग यूनी के घर में था वो पेंटिंग
पेंटिंग जियोंग और यूनी के बचपन का है, इसलिए उस पेंटिंग को वहाँ देख जियोंग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। वो बिलीव नहीं कर पाती उन स्टूडेंट के मरने के पीछे उसकी बचपन के दोस्त का हाथ। अब नेक्स्ट में हम यूनी को देखते हैं जो एक बार में बैठी होती है, जहाँ वो अपने बेटे के साथ बिताए पलों को याद करती है। लेकिन आज वही बेटा उससे काफी दूर हो चुका था, जिसे सोच के यूनी रोने लगती है। वहीं यूनी के स्टूडेंट्स को मारने के पीछे रीजन का भी हमें पता चलता है। हम देखते हैं जिनमो को उसी के क्लास के स्टूडेंट बहुत ज्यादा बुलीड करते थे। जिनमो का ज्यादा बुलीड इनवू और कैंग करते थे। वो उन्हें तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसी गुस्से को बाहर निकालने के लिए वो अपने डायरी में उन्हें मारने की बात लिखता। उसकी इनोसेंस का फायदा उठा के दिन ब दिन स्टूडेंट्स का टॉर्चर बढ़ता गया, जिससे तंग आके वो एक दिन एक कार के सामने आके अपनी जान दे देता है। वहीं जिनका भी नाम उसने अपने डायरी में लिखा था, अब एक एक करके उसकी मदर उन्हें मार के अपने बेटे के मौत का रिवेंज ले रही। ये जानने के बाद क्या किम और जियोंग बाकी बचे 3 स्टूडेंट को बचा पाएंगे या उससे पहले ही यूनी उन्हें मार डालेगी? तो चलिए आगे देखते हैं। इधर जियोंग उसी डायरी के आखिरी पेज को जब देखती है तो उसमें फटे हुए पेज में लिखे गए कुछ सेंटेंस छप गए थे, जिससे उन्हें पता चलता है 17 जून को यूनी और एक स्टूडेंट को मारने वाली है। जिसके बाद वो सब उस स्टूडेंट के घर में पहुंच जाते हैं उसे बचाने के लिए। इसका नाम था निक। लेकिन काफी रात हो जाती है, अभी तक कोई भी उसके घर के आसपास नहीं दिखा कि तभी एक डिलीवरी बॉय आता है और जियोंग को एक पार्सल देता है। जब जियोंग उस पार्सल को खोलती है, उसमें एक डायरी था। इस डायरी को यूनी ने ही भेजा था, जिसे देख जियोंग समझ जाती है यही जिनमो की लिखी हुई असली डायरी है और उन्हें जो जिनमो के घर से डायरी मिली वो उसकी मदर ने जानबूझ के वहाँ रखा था, जिससे वो पुलिस को डाइवर्ट कर सके और अपने बेटे के असली कातिल को मार सके। तभी हम देखते हैं यूनी भी एक दूसरे स्टूडेंट को एक लिफ्ट में चाकू से मार डालती है। नेक्स्ट सीन में हम निक को किम के साथ देखते हैं, जो किम से कन्फेस करता है उसने उससे एक बात छुपाई है। वहीं जब उस दिन उसके जान पे बन आई थी, तब उसे रियलाइज हुआ बाकी बचे स्टूडेंट की जान बचाने के लिए उसे सब सच बोल देना चाहिए। इसलिए वो किम से सबसे पहले माफी मांगता है और उसे स्कूल के एक वेबसाइट के बारे में बताता है, जिसे सिर्फ उन्हीं के स्कूल के स्टूडेंट जानते थे। आगे उसे वहाँ पे एक वीडियो भी दिखाता है जो जिनमो का था। उनके क्लास में से एक स्टूडेंट जिनमो का एक वीडियो बनाया, जिसके बाद उसने उस वीडियो को उस साइट में डाल दिया। अब डिटेक्टिव्स उस वीडियो को देखते हैं जहाँ जिनमो को उसी के क्लास के स्टूडेंट बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। उस हद तक टॉर्चर करते हुए देख वहाँ पे बैठे सारे पुलिस ऑफिसर काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब उसी रात नेक्स्ट विक्टिम के बारे में जानने के लिए किम उस वीडियो को ध्यान से देखता है, क्योंकि जिसने भी उस वीडियो में बुलेट किया था सबकी मौत हो चुकी थी। जहाँ एक मिरर में उस वीडियो को बनाने वाले उसी स्टूडेंट की शक्ल भी उन्हें दिख जाती है, जिसे देख वो सब उस लड़के के घर के तरफ भागते हैं। वहीं उस लड़के को हम एक इंटरनेट कैफे में देखते हैं, जहाँ वो अपनी मोबाइल से छुपके से एक लड़की का गंदा पिक्चर ले रहा होता है कि तभी हमें एक चाकू चलने की आवाज सुनाई देती, जहाँ किसी ने उसका गला काट के उसे भी मार डालता है। जिसकी खबर मिलते ही अब पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। अब अगले दिन अचानक जियोंग को यूनी का कॉल आता है, तो जियोंग उससे पूछती है वो कहाँ पे है, क्योंकि वो उससे मिलना चाहती है और उसकी मदद भी करना चाहती है। कि तभी वहाँ एक कार आके रुकती है जिसमें यूनी बैठी थी। वो जियोंग से पूछती है वो कैसे उसकी मदद करेगी और वहाँ से तुरंत कार लेके चली जाती है। तो जियोंग भी उसे पकड़ने उस कार को चेस करने लगती है। आगे वो देखती है यूनी की कार एक चर्च के सामने खड़ी थी। जियोंग जब अंदर जाती है वो यूनी को पुलिस को सरेंडर कर देने को कहती है, क्योंकि अभी भी वो उसकी मदद कर सकती है। यूनी कहती है उसे पता है वो बचपन से उसे प्रोटेक्ट करती आ रही है, एक बड़ी बहन की तरह, जहाँ वो वापस उसी बचपन के दिनों में लौट जाना चाहती है। लेकिन जियोंग उसे कहती है अब वो पहले की यूनी नहीं रही, वो एक मर्डरर बन चुकी है। जिसे सुन के यूनी बोलती है उन स्टूडेंट के चलते उसने अपना बेटा खोया। इतना सब होने के बावजूद वो उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी। आगे यूनी उसे कहती है क्या उसे याद है बचपन में उनके चलते उनके ही एक दोस्त की भी मौत हुई थी। उस दिन वो कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन आज उसके बेटे को मारने वालों को वो ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। ये सुन के जियोंग थोड़ी दुखी होती है और उसे समझाती है उस दिन उनकी कोई गलती नहीं थी। आगे उसे रिक्वेस्ट करती है उसे अब ये सब बंद कर देना चाहिए, मगर यूनी उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। तभी जियोंग उसे रोकने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट करती है, लेकिन वो उस पे गोली नहीं चला पाती। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब जियोंग और यूनी छोटी थी, तभी एक रात उन्होंने रास्ते में अपने दोस्त एवलिन को देखा, जिसे कुछ लोग तंग कर रहे थे।
सके, तो यूनी उसकी मदद करने का सोचती है, लेकिन जियोंग उसे नजरअंदाज कर देती है और कहती है उनको आज एक आर्ट टीचर के पास जाना है। वैसे भी दोनों काफी लेट हो चुके हैं और कहती है उसे एवलिन की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपना प्रोटेक्ट खुद कर लेगी। वहीं दोनों अपनी उसी पेंटिंग के लिए वहाँ से उस टीचर के घर चली जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब दोनों स्कूल पहुँचते हैं, उन्हें पता चलता है कल रात एवलिन को किसी ने मार डाला, जिसे सुन के यूनी अपने आप को उसके मौत का जिम्मेदार समझती है। वो दोनों कल उसे बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते आज एवलिन को मारना पड़ा। इधर जिन्मो के डायरी से उन्हें पता चलता है कि 23 जून को वो आखिरी बचे एक जन को मारेगी, जो उसके बेटे के बारे में जानता था, लेकिन कभी भी उसने उसकी मदद नहीं की। जहां हम देखते हैं जिन्मो को बुलिट करने की बात स्कूल के टीचर भी जानते थे, लेकिन कभी भी उन्हें रोकने या जिन्मो से उस बारे में बात करने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा सभी बच्चे हैं और सब थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जियोंग को अभी एक बात याद आती है कि एक दिन उसके घर में जुना के एक दोस्त का कॉल आया था। जब वो लड़का जुना के बारे में पूछता है तो जुना अपने आंटी को मना करती है उसके बारे में बताने को, इसलिए जियोंग उसे कहती है जुना घर पे नहीं है। वहीं जब जियोंग उस दोस्त का नाम पूछती है तो वो अपना नाम जिन्मो कहता है। अब जियोंग समझ जाती है कि जुना की जान खतरे में है, क्योंकि उसे लगता है जिन्मो जुना से फोन करके उससे मदद मांगता, लेकिन कभी भी जुना ने उसकी मदद नहीं की। इसीलिए यूनी अब उसे भी मारना चाहती थी, तो जियोंग उसे बार बार कॉल करने लगती है, लेकिन जुना कॉल नहीं उठाता, क्योंकि तब तक यूनी उसे किडनैप कर चुकी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियोंग को जुना का कॉल आता है, जिसमें उसे यूनी की आवाज सुनाई देती है, जहां वो जुना से कह रही थी वो उसकी मदद चाहती थी और जिन्मो भी, मगर उसने नहीं किया। इधर किम को उस कॉल के बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है वो किसी सबवे के पास है। अब वो दोनों किसी तरह वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं यूनी जुना को मारने के लिए रेडी थी। वहीं जियोंग यूनी से कहती है जुना ने तो कुछ नहीं किया, तो वो फिर उसे क्यों मारना चाहती है। इसे सुन के यूनी कहती है जुना सब जानता था, लेकिन उसने कभी भी जिन्मो की मदद करने की कोशिश नहीं की, जो बुलिट करने से भी सबसे बड़ा गुनाह है। तभी हम देखते हैं बाकी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देख यूनी उसे मारने जाता है कि तभी जियोंग उस पे गोली चला देती है और उसे वहीं मार डालती है और सीन वहीं कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुना एक टनल में अपना ग्राफिटी आर्ट कर रहा होता है कि तभी वहाँ जियोंग आती है और उसके बनाए गए पेंटिंग की तारीफ भी करती है। वहीं थोड़ी देर में किम भी पहुँच जाता है और उसकी और जियोंग के बीच रिलेशन ठीक करने के लिए किम जियोंग की तरफ से एक स्प्रे पेंट बॉक्स गिफ्ट करता है। अब वो आगे जुना को सजेशन देता है कि उसे भी पुलिस में जाना चाहिए, क्योंकि जब यूनी ने उसे किडनैप किया उस सिचुएशन में होने के बावजूद भी उसने चालाकी से अपने आंटी को कॉल करके यूनी को पकड़ने में उनकी मदद की। तभी जुना कहता है उसने वो कॉल नहीं किया था, यूनी ने ही उसके आंटी को कॉल करके फोन उसके सामने रख दिया। जिसे सुन के जियोंग कुछ सोचती है और तुरंत किम के साथ हॉस्पिटल की ओर भागती है और हम देखते हैं यूनी के पेट से भी उनको पहले जैसे ही एक कैप्सूल मिलता है, जिसके अंदर एक पेज के टुकड़े में लिखा था द बाइस्टैंडर इज माई मॉम। वहीं हमें और एक बात पता चलती है कि जिन्मो जब भी स्कूल से घर आता था स्टूडेंट के टॉर्चर से उसके बॉडी में घाव हो जाते थे, जिसे देख उसकी मदर को लगता जिन्मो हर दिन स्कूल में स्टूडेंट के साथ मारपीट करता है, इसलिए उसको और भी मारने लगती। जिन्मो उसे सब सच सच बोल देता, लेकिन उसकी मम्मी कभी भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती। वही जिन्मो के फादर भी उनको छोड़ के चले गए थे और उसकी मदर उसका गुस्सा अपने बेटे पे निकालती। वहीं एक दिन यूनी अपने बेटे के एक्सक्यूज से तंग आके गुस्से में उससे एक फेवर मांगती है कि वो भी उसके फादर की तरह कहीं चले जाए, जिसे वो थोड़ा जी सके, खुल के सांस ले पाए, नहीं तो वो उसके चलते एक दिन पागल हो जाएगी। जिसे सुन के जिन्मो कार से बाहर निकलता है और एक तेज कार के सामने आके अपनी जान दे देता है। अब अचानक हुए इस एक्सीडेंट से यूनी कुछ समझ नहीं पाती और अपने बेटे की बॉडी को देख के पूरी तरह से टूट जाती है। उसे अपनी गलती तब समझ आती है जब वो भी जिन्मो का टॉर्चर वाले वीडियो देखती है, तभी उसे एहसास होता है जो भी उसका बेटा कह रहा था सब सच था। हम समझ पाते हैं जिन्मो की नजर में जुना नहीं उसकी मदर ही असली गुनहगार थी। जिन्मो ने